अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लिसनर्स, फ्लू की वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज हो गई है, सो इसके लिए माजरत। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मैंने कहा, एक बात तो तुम भी तस्लीम करोगे सिकंदर अली। उस सवालिया नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने वजाहत करते हुए कहा कि ये काम कोई ऐसा शख्स कर सकता है जो तुमसे शदीद नफरत करता हो। क्या तुम्हारे जहन में कोई ऐसा शख्स है जो तुम्हें अजियत देने के लिए तुम्हारे लख्ते जिगर को मौत के हवाले कर सके? एक लम्हे की तवक्कुफ से मैंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की रोशनी में कहा, यह बात साबित हो चुकी है कि पप्पू को गला घोंटकर मौत से हमकिनार किया गया था। ऐसा मकरू कत्ल कोई बेरहम और शकील कर्ब शख्स ही कर सकता है। और यह भी ज़रूरी है कि मज़कूरा शख्स तुमसे या तुम्हारी बीवी से या तुम्हारे बच्चे से कोई गहरी दुश्मनी रखता हो। वो सोचते हुए बोला, ऐसा कोई दुश्मन मेरे जहन में नहीं आ रहा। मैंने तो हमेशा सबका भला सोचा है। पता नहीं किस शैतान सिर्फ शख्स ने मुझे इतना बड़ा सदमा पहुंचाया है। अपनी बात के इख्तिताम पर सिकंदर अली ने दोनों हाथों में चेहरा छुपा लिया। उसके बदन की जुम्बिशों से मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो हौले हौले सिसक रहा था। सिकंदर और एएसआई की आमद से थोड़ी देर कबल मैंने वो अशिया दोबारा मेज़ की दराज में डाल दी थी जो 7 जून को वक़वा से मिली थी। मैंने वो अशिया सिकंदर को दिखाने के बारे में सोचा। शायद इसी तरह कातिल का कोई सुराग मिल जाता। इन अशिया का जाए वक़वा पर मिलना खालिया ज़िल्लत तो नहीं हो सकता था। बहरहाल किसी न किसी ज़ाविये से इनकी अहमियत मुसल्लम थी। मैंने वो तीनों अशिया, बोस्की का रुमाल, नायलॉन की नीली कंघी, बटवा, दोबारा मेज़ की दराज में से निकाला और सिकंदर अली की जानिब बढ़ाते हुए से मुखातिब किया। वो अभी तक हाथों में सर्दिये सिसक रहा था। सिकंदर अली, ज़रा इन चीज़ों को तो देखो। मेरे मुखातिब करने पर उसने सर उठाया। मैंने देखा कि उसकी आंखों के गोशे नम हो रहे थे। यकीनन ये उसके आंसू ही रहे होंगे जो उसने अपने हाथों से पोंछ लिए थे। मेरे इशारे पर सिकंदर ने मेज़ पर अपने सामने रखी अशिया पर एक नज़र डाली और पूछा, ये क्या है थानेदार साहब? मैंने उसके चेहरे का बकौर जायज़ा लिया। वहाँ उदासी और यासियत के सिवा कुछ भी नहीं था। मैंने हमदर्दी आमेज़ लहजे में कहा, ये चीज़ें मुझे जाए वक़वा से मिली थीं। इनको पहचानने की कोशिश करो। क्या तुमने इनमें से कोई चीज़ पहले कहीं देखी है? और अगर देखी है तो किसके पास देखी है? वो यकटुक मेज़ पर फैली हुई अशिया को घूरने लगा। मैंने हौसला अफजा लहजे में कहा, तुम यकीनन ये चाहोगे कि तुम्हारे बच्चे का कातिल जल्द से जल्द दस्तयाब हो जाए और हमारी पकड़ में आने के बाद वो जालिम और बेरहम इंसान अपने अंजाम तक भी पहुँचे। चुनाचे इसके लिए हमें तुम्हारे ताउन की अशद ज़रूरत है। वो चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोला कि मैंने इन अशिया को पहले कभी नहीं देखा। अलबत्ता, उसने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैंने जल्दी से पूछा, अलबत्ता क्या सिकंदर अली? उसने ख्वाबनाक अंदाज में मुझे देखा और बोस्की का कड़ा हुआ रुमाल एक हाथ में लेते हुए बोला, ये रुमाल आपको कहाँ से मिला है? मैंने बताया है ना, ये सब कुछ मुझे जाए वक़वा से मिला था। मैंने कहा। वो मुतज़ब्ज़ब अंदाज में बोला, मगर ये रुमाल तो। इसने एक मरतबा फिर जुमला नामुकम्मल छोड़ दिया। मैंने पूछा, सिकंदर अली, क्या इस रुमाल के हवाले से तुम्हें कोई ख़ास बात याद आ रही है? हाँ, बात तो ख़ास ही है, वो आंखें झपकते हुए बोला, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये रुमाल जाए वारदात पर किस तरह पहुँच गया। क्या तुमने इस रुमाल को कहीं और देखा था? वो इस बात में गर्दन हिलाने लगा। मैंने पूछा, ये रुमाल तुमने कहाँ देखा था? मैंने ये रुमाल अपनी बीवी के पास देखा था। वो गंभीर लहजे में बोला, बुशरा के पास? ये सवाल रहीम यार खान ने किया था। हाँ चचा, मैंने ये रुमाल बुशरा ही के पास देखा था, वो गहरी संजीदगी से बोला। बल्कि मैंने ये रुमाल बुशरा को काटते हुए देखा था और ये बुशरा को मालूम नहीं, मैंने छुप कर देखा था ये सब कुछ। मगर ये रुमाल अहमदाबाद से कंगनीवाला के नज़दीक नहर के पार किस तरह पहुँच गया? मैंने फौरी ख्याल के तहत पूछा, सिकंदर अली, तुम्हारी बीवी का पूरा नाम क्या है? बुशरा बेगम, उसने जवाब दिया। मैंने ज़ेरे लब दोहराया, बी से बुशरा और बी से बेगम। गोया रुमाल पर कड़ा हुआ डबल बी बुशरा बेगम का मुखफ़फ़ हो सकता था। मगर ये बात मेरे हलक से नहीं उतर रही थी कि बुशरा का रुमाल जाए वारदात पर क्यों कर पाया गया था।
इस वक्त मेरा जहन नहायत तेज रफ्तारी से काम कर रहा था। एक इम्कान ये भी हो सकता था कि बुशरा ने वो रुमाल किसी और के लिए काढ़ा हो और इसका नाम भी बी ही से शुरू होता हो और इसलिए डबल बी के हरूफ काढ़े गए थे इस पर। रुमाल जाए वारदात पर कैसे पहुंच गया या वो किस हवाले से इस वारदात में मुलविस था, आखिर ये और था कौन? इस किस्म के दर्जनों सवाल मेरे जहन में डूब उभर रहे थे। अगर मुझे इस और का पता चल जाता तो इस केस की बहुत सी गुमशुदा कड़ियां आपस में मिल सकती थीं। ये मेरा क़यास था कि बुशरा ने वो रुमाल किसी को तोहफा देने के लिए काढ़ा होगा। ये भी तो मुमकिन था कि मेरा क़यास सरासर गलत साबित हो। इस हवाले से मैंने सिकंदर अली को नहायत मोहतात अंदाज में टटोलना शुरू किया। सिकंदर अली, तुमने बताया है कि तुमने छुपकर अपनी बीवी को ये रुमाल काढ़ते हुए देखा था। क्या तुमने इससे पूछा था कि वो ये रुमाल किसके लिए काढ़ रही है? वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला कि मैंने इस बारे में बुशरा से कोई सवाल नहीं किया था। क्यों? मैंने मोतरिस अंदाज में कहा। इसलिए वो अक्सर मुझसे उखड़ी उखड़ी रहती है, सिकंदर ने बताया। मैं नहीं चाहता था कि इस किस्म के सवालात करके घर की फिजा को मजीद जहरीला बना दूं। गोया तुम्हारे घर की फिजा जहर आलूद है, मैंने चुपते हुए लहजे में दरियाफ्त किया। वो कमजोर आवाज में बोला, बस कुछ ऐसी ही बात है। इस मौके पर रहीम यार ने मुदाखलत जरूरी समझी। वो मेरी जानिब मुतवज्जा होते हुए बोला, थानेदार साहब, वो कौन सा घर है जहाँ ऊंच नीच नहीं होती? एक घर में रहते हुए बर्तन से बर्तन तो टकराता ही रहता है जनाब। ये मौका ऐसी बातों को लेकर बैठने का नहीं है। इस वक्त तो हम पर एक नागहानी उफ्ताद पड़ी हुई है। एक लम्हे को सांस लेने के लिए रुका, फिर बात का रुख तब्दील करते हुए मुझसे पूछने लगा, क्या कल सुबह अस्पताल वाले पप्पू की लाश हमें दे देंगे? हाँ यकीनन, मैंने पुरवसूख अंदाज में जवाब दिया। एएसआई ने मुझे यही बताया है। रहीम यार अपने दामाद सिकंदर अली से पप्पू की लाश को ऐमनाबाद ले जाने के बारे में गुफ्तगू करने लगा, लेकिन मेरे जहन में सिकंदर की बात चुप कर रह गई थी कि आजकल इनकी घरेलू फिजा जहर आलूद हो रही थी। इसका वाज़ेह मतलब यही था कि मियाँ बीवी में कोई फड्डा चल रहा था। इस किस्म की सूरत हाल में बुशरा के हाथ का कड़ा हुआ रुमाल चाय व कुआं पर पाया गया था। मुझे फौरी तौर पर इस शख्स को तलाश करना था जिसके लिए बुशरा ने वो रुमाल काढ़ा था। एक फौरी और कभी ख्याल के तहत वो शख्स मेरे ख्याल में बहुत अहमियत का हामिल होगा। सिकंदर अली, मैंने पप्पू के बाप को मुखातिब करते हुए कहा, मैं तुम्हारी बीवी से मिलना चाहता हूँ। तुम उसे यहाँ लेकर आ सकते हो या मुझे ही ऐमनाबाद का चक्कर लगाना पड़ेगा? वो जुज़बुज़ होते हुए बोला, बुशरा को यहाँ तक लेकर आना तो मेरे बस की बात नहीं जनाब। वो सख्त नाफरमान औरत है, मेरी किसी तजवीज़ पर तो कान ही नहीं धरती। वैसे भी अब तो पप्पू को पेश आने वाले वाक़े के पेश नज़र ये काम और भी मुश्किल नज़र आ रहा है। इसका मतलब यह है कि मुझे खुद ही ऐमनाबाद जाना होगा। आप चंद दिन रुक जाएं थानेदार साहब, रहीम यार ने कहा। बुशरा को इस सदमे से ज़रा समझ जाने दें, मैं खुद उसे लेकर आपके पास आऊँगा। हम सब कल सुबह ऐमनाबाद जा रहे हैं। वापसी में बुशरा को मैं अपने साथ कंगनी वाला लेकर आऊँगा तो फिर आपसे भी मुलाकात हो जाएगी। इस खानदान के साथ हामिद अली और पप्पू की मौत की सूरत में इतना बड़ा हादसा बल्कि सानिहा पेश आ चुका था कि सरेदस्त मैंने इन्हें ज़्यादा घिसने या परेशान करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। ये मामला चंद रोज़ बाद उठाया जा सकता था। अलबत्ता मैंने सिकंदर अली से तस्दीकी अंदाज में दरियाफ्त किया, सिकंदर, तुम्हें पूरी तरह यकीन है कि तुमने अपनी बीवी को यही रुमाल काढ़ते हुए देखा था? अगर मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही तो वो यही रुमाल था। उसने गोया मेरे सवाल के जवाब में तस्दीक कर दी। मैंने पूछा, और तुम्हारी आंखों के धोखा खाने का इम्कान कितने फीसद है? 0%। वो तयक्कुन से बोला, गोया तुम अपने मौक़िफ़ पर साबित कदम हो। बिल्कुल जनाब, वो ठोस लहजे में बोला। मैंने जो कुछ कहा है पूरे यकीन के साथ कहा है। मैं कोने में बैठे हुए रियाज नामी इस नौजवान की तरफ मुतवज्जा हो गया जो ज़ेबाइश टेक्सटाइल मिल में काम करता था। रियाज ने रुमाल को देखकर बताया था कि इसने वो रुमाल कंगनी वाला के किसी बंदे के पास देखा था। सिकंदर अली ने दावा किया था कि वो रुमाल उसकी बीवी ने काढ़ा था। उसका सीधा सीधा मतलब यही था कि बुशरा ने वो रुमाल उस शख्स के लिए काढ़ा होगा जिसके पास रियाज ने देखा था। गोया हालत व वाक़ियात की कड़ियाँ आपस में मिल रही थीं। रियाज, मैंने बाबा से बुलंद उसे मुखातिब करते हुए पूछा, अब तुम क्या कहते हो बीच इस मसले के? क्या तुम्हें वो बंदा याद आया जिसके पास तुमने ये रुमाल देखा था? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ थानेदार साहब, वो नदामत आमेज लहजे में बोला।
मैं अपनी सी पूरी कोशिश कर रहा हूँ मगर याददाश्त साथ नहीं दे रही। मैंने दोबारा उसे पहले वाला मशवरा दिया, ये नेक कोशिश मुसलसल जारी रखो बरखुरदार। कुछ देर बाद वो सब रुखसत हो गए। आइंदा रोज सुबह जरूरी कार्रवाई के बाद पप्पू की लाश उसके वारिसों के हवाले कर दी गई और वो ऐमनाबाद रवाना हो गए। इससे एक दिन बाद सुबह सुबह रियाज मुझसे मिलने थाने आया। इन दिनों मेरी रिहाइश थाने से मुल्हका सरकारी क्वार्टर में थी, इसलिए मैं कदरे जल्दी थाने आ जाता था। वैसे भी वो मौसम गर्मा के दिन थे। जून के महीने में सूरज बहुत जल्दी तुलू हो जाता था। मुझे रियाज की आमद की इतला मिली तो मैंने इसे फौरन अपने पास कमरे में बुला लिया। वो बहुत पुरजोश दिखाई देता था। मैंने इसे बैठने को कहा और रस्मी अलग सलग के बाद पूछा, खैरियत तो है रियाज? आज तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या आज कारखाने जाने का इरादा नहीं है? आपने एक ही जुमले में दो मुख्तलिफ सवाल कर दिए हैं थानेदार साहब, वो अंदरूनी जोश को दबाते हुए बोला। मैंने कहा, चलो तुम बारी बारी दो जुमलों में इन सवालों का जवाब दे दो। वो बोला, जनाब आपके पहले सवाल का जवाब तो यह है कि आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ। दूसरे सवाल के जवाब में इतना ही कहूँगा कि मैं ड्यूटी पर ज़रूर जाऊँगा मगर आपको एक खुशखबरी सुनाने के बाद। चलो ठीक है, मैंने खुशदिली से कहा। तुम खुश हो और कोई खुशखबरी भी सुनाना चाहते हो तो पहले तुम्हारी ही बात सुन लेते हैं। थाने की मसरूफियत का आगाज़ बाद में कर लेंगे। मैं आपको जो कुछ बताने आया हूँ इसका ताल्लुक थाने की मसरूफियत ही से है थानेदार साहब, वो चहक कर बोला। बस यूँ समझ लें कि आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो मेरी याददाश्त ने ठीक ठीक काम करना शुरू कर दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी याददाश्त ने इस शख्स का नाम तुम्हें बता दिया है जिसकी तुमने तितली और डबल बी की कढ़ाई वाला बोस्की का रुमाल देखा था। वो हैरतज़दा अंदाज में आके झपकते हुए बोला, आप तो बड़े सियाने हैं थानेदार साहब। सियाना तो हूँ, तभी तो यहाँ थानेदार की कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ बरखुरदार, मैंने मुतहम्मिल लहजे में कहा। अब तुम जल्दी से शुरू हो जाओ। रियाज ने बताया, थानेदार साहब मैंने बोस्की का वो रुमाल भट्टी साहब के पास देखा था। कौन भट्टी साहब? बशीर भट्टी साहब जनाब। ये बशीर भट्टी कौन है भाई? जनाब ये कंगनी वाला के एक जमींदार का बेटा है। मैंने पूछा, जरा खुलकर बताओ इन भट्टियों के बारे में। रियाज ने बताना शुरू किया। थानेदार साहब इफ्तिखार भट्टी कंगनी वाला का एक मारूफ जमींदार है और बड़ा भट्टी कहलाता है। बशीर भट्टी इफ्तिखार का अकलौता बेटा है और छोटा भट्टी कहलाता है। मेरा मतलब है कि छोटे भट्टी साहब और बड़े भट्टी साहब। और तुमने बोस्की का वो कढ़ाई वाला रुमाल छोटे भट्टी के पास देखा था? मैंने तस्दीकी अंदाज में पूछा। यानी बशीर भट्टी के पास। उसने पुरजोर तायदी अंदाज में गर्दन हिला दी। मैं अब तक की हासिल शुदा मालूमात के ताने बाने बुनने लगा। सिकंदर अली ने बताया था कि वो रुमाल उसकी बीवी बुशरा ने काढ़ा था और यही रुमाल रियाज ने छोटे भट्टी के पास देखा था। इन हालात व वाक़ियात की रोशनी में सोचा जा सकता था कि बुशरा ने वो रुमाल छोटे भट्टी के लिए काढ़ा होगा। एक शादीशुदा औरत जब किसी नामहरम मर्द को कोई तोहफा देती है तो इसका मतलब बहुत ही खतरनाक होता है। तो क्या बुशरा और बशीर भट्टी के दरमियान कोई मामला चल रहा था? बशीर भट्टी के नाम पर मेरा जहन फौरन डबल बी की तरफ चला गया। ये बशीर भट्टी के नाम का मुखफ़फ़ भी हो सकता था और बुशरा बशीर का मुखफ़फ़ भी। इन इम्कानात को जहन में रखते हुए मैंने रियाज को कुरेदना शुरू किया। रियाज, 2 दिन पहले तुमने मकतूल पप्पू के बाप सिकंदर अली की गुफ्तगू सुनी थी? जी हाँ, मैंने वो तमाम बातें सुनी थी, उसने तायद की। मैंने कहा, फिर तुमने इससे क्या नतीजा अखज़ किया है? बात तो बिल्कुल वाज़ेह और सामने की है, ज़रा मैं भी तो सुनूं। वो थूक निकलते हुए बोला, जनाब इन वाक़या से तो लगता है कि सिकंदर की बीवी बुशरा ने वो रुमाल बशीर भट्टी को दिया होगा। इसका तज्जिया हालात के ऐन मुताबिक था। मैं चंद लम्हे सूरत हाल पर गौर करता रहा, फिर रियाज से सवाल किया, रियाज तुम भी कंगनी वाला ही में रहते हो? उसने उस बात में जवाब दिया। मैंने पूछा, क्या तुम रहीम यार के घर के करीब ही कहीं रहते हो? जी मैं इनसे दूसरी गली में रहता हूँ, रियाज ने बताया। हमारे घर तकरीबन आगे पीछे हैं, यानी हमारे घरों का पिछवाड़ा आपस में मिला हुआ है। और छोटे भट्टी की रिहाइश तुमसे कितनी दूर है? ज़्यादा दूर नहीं है जनाब, उसने बताया। फिर तो तुम बशीर भट्टी और बुशरा के मामला से भी बखूबी आगाह हो गए, मैंने राजदाराना अंदाज में कहा। खासतौर पर बुशरा ने शादी से पहले वाले वाक़यात तुमसे पोशीदा नहीं रहे होंगे। वो उलझनज़दा नज़र से मुझे देखने लगा। उसके चेहरे पर तसब्सुब के तासुरात वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहे थे। मैंने दोस्ताना लहजे में कहा, रियाज तुम जो कुछ मुझे बताओगे
وہ میرے پاس ایک راز کی طرح رہے گا اور کسی بھی مرحلے پہ تمہارا نام سامنے نہیں آئے گا۔ اس طرف سے تم بے فکر رہو۔ وہ قدرے پر اعتماد نظر آنے لگا۔ میں نے ایک اور ردہ چڑھاتے ہوئے کہا، ریاض تم جانتے ہو کہ حامد علی عرف پپو کو کتنی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، اور بعد ازاں وحشی جانوروں نے بھی اس کی اچھی خاصی بے حرمتی کی تھی۔ ایک لمحے کا توقف دے کر میں نے نہایت ہی سنجیدہ لہجے میں اضافہ کیا، مجھے اس بات سے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ بشیر بھٹی اور بشریٰ بیگم کے درمیان کون سا کھیل کھیلا جاتا رہا ہے اور کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ میری پہلی اور آخری کوشش یہی ہے کہ میں جلد سے جلد پپو کے قاتل یا قاتلوں تک پہنچ جاؤں۔ گزشتہ چند روز میں جو حالات سامنے آئے ہیں، ان کے پیش نظر یہ ضروری ہو گیا ہے کہ بوسکی کی کڑھائی والے رومال کا عقدہ حل کیا جائے۔ اس کے بغیر معاملہ سیدھا نہیں ہوگا۔ میں صرف اس لیے تم سے بشیر بھٹی اور بشریٰ بیگم کے باہمی تعلقات کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ کیا تم معصوم اور ننھے پپو کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے؟ میری مزید 10-15 منٹ کی کوشش نے ریاض کو زبان کھولنے پہ مجبور کر دیا۔ اس نے بشریٰ اور بشیر بھٹی کے بارے میں جو طولانی کہانی سنائی، میں یہاں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ریاض کے مطابق چھوٹا بھٹی یعنی بشیر بھٹی ایک دل پھینک اور شوقین قسم کا زمیندار تھا۔ اکلوتی اولاد ہونے کے سبب وہ خاصا سرکش بھی ہو گیا تھا، اور بشریٰ کی خطا صرف اتنی تھی کہ وہ دل و جان سے بشیر بھٹی پر عاشق ہو گئی تھی۔ بشیر حسب معمول اس سے فلرٹ کر رہا تھا، جسے بشریٰ بشیر علی کی جوابی محبت سے تعبیر کرنے لگی تھی، مگر جب بشیر نے حد سے گزرنے کی کوشش کی تو بشریٰ نے اسے سختی سے روک دیا۔ بشیر نے محبت کی آڑ میں اسے قائل کرنے کی صحیح کی، جو بشریٰ نے ناکام بنا دی۔ نتیجے کے طور پر بشیر بھٹی نے اپنی راہ بدل لی۔ شروع میں بشریٰ کا خیال یہی تھا کہ بشیر کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اور وہ ایک روز پلٹ کر اس کی طرف واپس آ جائے گا، مگر بشیر بھٹی اپنے مطلب سے مطلب رکھنے والا بندہ تھا۔ بشریٰ اس کے مطلب کی ثابت نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ بشریٰ کو فراموش کر بیٹھا۔ وہ اسی سرشت کا بندہ تھا۔ کچھ عرصے کے انتظار کے بعد بشریٰ کو بشیر بھٹی کے بارے میں لوگوں کی کہی ہوئی باتیں سچی نظر آنے لگیں۔ پورے علاقے میں وہ ہرجائی اور عیش پسند مشہور تھا۔ وہ اسی قماش کا ثابت بھی ہو رہا تھا۔ عقل نے بشریٰ کو سمجھایا کہ پگلی جان بچی سو لاکھوں پائے، مگر دل تھا کہ کسی طرح سمجھنے میں نہیں آتا تھا۔ وہ اب بھی بشیر کے نام کا ہی کلمہ پڑھتا تھا۔ اس کی کیفیت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا اور خاصا عرصہ گزر گیا۔ بشیر نے پلٹ کر بشریٰ کی طرف دیکھنا بھی ضروری نہ سمجھا، مگر وہ اللہ کی بندی اپنے من مندر میں بشیر کی یاد کا دیا جلائے بیٹھی رہی۔ محبت انسان کو ایسا ہی بنا دیتی ہے۔ اسی دوران میں بشریٰ اور اس کے بھائی امجد کے رشتے کی بات چلی۔ وٹے سٹے کی شادی کے لیے ایمن آباد کے بہن بھائی سکندر اور جمیلہ کا انتخاب کیا گیا۔ ماسٹر امجد کی شادی جمیلہ سے اور بشریٰ کی شادی سکندر علی سے کر دی گئی۔ یہ 4 سال پہلے کی بات تھی۔ ریاض نے بتایا کہ شادی کے بعد بھی جب بشریٰ کنگنی والا آتی تو کبھی کبھار بشیر بھٹی سے اس کی ملاقات ہو جاتی تھی۔ وہ نادان عورت اب بھی اسے اپنے محبوب کی حیثیت ہی سے چاہتی تھی۔ ممکن ہے کہ ایسی ہی کسی ملاقات میں بشریٰ نے وہ رومال بشیر کو دیا ہو اور اس نے بھی یہ سوچ کر رومال اپنے پاس رکھ لیا ہو کہ اس میں آخر نقصان ہی کیا تھا۔ ریاض کی زبانی مجھے اور بھی کام کی باتیں معلوم ہوئیں، مگر سرِ دست ان کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ آگے چل کر سب کچھ آپ پر عیاں ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ریاض کو جانے کی اجازت دے دی، کیونکہ اسے ڈیوٹی سے دیر ہو رہی تھی۔ جاتے جاتے اس نے ایک مرتبہ پھر مجھ سے وعدہ لیا کہ اس کیس کی تفتیش کے سلسلے میں کہیں اس کا نام نہیں آئے گا۔ وہ بھٹیوں سے خاصا خوف زدہ دکھائی دیتا تھا۔ طاقتور افراد سے ہمیشہ عام لوگ سہمے ہی رہتے ہیں، خاص طور پر گاؤں دیہات میں تو طاقت کی کچھ زیادہ ہی اہمیت ہوتی ہے۔ چاہے وہ طاقت دولت کی ہو یا زمین کی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ریاض کے جانے کے بعد میں صورتحال پر غور کرتا رہا۔ موقع واردات سے جو اشیاء ملی تھیں، ان میں بوسکی کا رومال سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ پہلے سکندر علی اور ازاں بعد ریاض علی نے اسے شناخت کر لیا تھا، تاہم دونوں نے اس رومال کو مختلف افراد سے منسوب کیا تھا۔ پھر یہ تضاد بھی مٹ گیا جب بشیر بھٹی اور بشریٰ بیگم کے تعلقات سامنے آئے۔ اب ممکنہ صورتحال یہی ہو سکتی تھی کہ وہ رومال کسی موقع پر بشریٰ نے بشیر بھٹی کو دے دیا ہو، لیکن جائے واردات پر اس کی موجودگی بشیر بھٹی کو اس سلسلے سے نتھی کرتی تھی جو حامد عرف پپو کی موت سے متعلق تھا۔ گویا اس معاملے میں کسی بھی حوالے سے بشیر بھی ملوث ہو سکتا تھا۔
मैंने फैसला कर लिया कि पहली फुर्सत में बशीर भट्टी को चेक करना चाहिए। इससे एक भरपूर मुलाकात के बाद ही कोई नतीजा सामने आ सकता था। मैं इसी सोच विचार में गुम था कि हवलदार शुजात खान किसी काम से मेरे पास आया। जब वो वापस जाने लगा तो मैंने उससे एएसआई के बारे में पूछ लिया। क्या फरीद गौरी इस वक्त थाने में है? वो आज आया नहीं है मलिक साहब, हवलदार ने बताया। आया नहीं है का क्या मतलब? मैंने चौंक कर पूछा। इसने मुझे तो ना आने के बारे में नहीं बताया। हवलदार बोला, बस जी, इसे अचानक ही छुट्टी करना पड़ गई है। पता चला है कि इसके बेटे की तबीयत ठीक नहीं, वो उसे लेकर डॉक्टर के पास गया है। क्या हुआ इसके बेटे की तबीयत को? गर्मी का मौसम है मलिक साहब, हवलदार ने बताया। हो गई होगी कुछ ऊंच नीच। आजकल के बच्चे भी तो बहुत शैतान हो गए हैं। कोई ऐसी वैसी चीज खाली होगी राहिल ने। राहिल एएसआई फरीद गौरी के बेटे का नाम था। मैं एक दो मरतबा इससे मिल भी चुका था। राहिल की उम्र कमोबेश 8 साल थी। वो एक होनहार बच्चा था। फरीद की रिहाइश महला बागबानपुरा में थी। एक और कांस्टेबल भी इसी महल्ले में रहता था। हवलदार की ज़बानी मुझे मालूम हुआ कि वही कांस्टेबल फरीद के बारे में इतला लाया था। अगर खुदा न खास्ता राहिल के साथ कोई बड़ा मसला नहीं था तो मुझे उम्मीद थी कि फरीद थाने ज़रूर आएगा। वो ड्यूटी के मामले में तो नहायत ही सख्त उसूलों का कायल था। खासतौर पर जब कोई अहम मसला ज़ेर तफ्तीश हो तो वो गैर हाजिरी को गुनाह अजीम समझता था। यही सोचकर मैं उसका इंतज़ार करने लगा। मेरा इंतज़ार दोपहर के बाद रंग ले आया। लगभग 2 बजे एएसआई थाने पहुंच गया। वो सीधा मेरे पास ही आया था। मैंने सबसे पहले राहिल के बारे में दरियाफ्त किया। क्या हो गया तुम्हारे बेटे को? शायद लू लग गई है मलिक साहब, फरीद गौरी ने बताया। बच्चे बाज भी तो नहीं आते, सारा सारा दिन धूप गर्मी में खेलते रहते हैं। राहिल सुबह सवेरे सोकर उठा तो उसे बुखार था। फिर नाश्ते के फौरन बाद उल्टियाँ करने लगा। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया था। डॉक्टर ने दवा दे दी है और बताया है कि तशवीश की कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह शाम तक उसकी तबीयत संभल जाएगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो, मैंने दुआई अंदाज में कहा। बस जी मलिक साहब, वो भर्राई हुई आवाज़ में बोला, मेरा एक ही बेटा है, खुदा उसे नजर बद से बचाए। बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद हुआ था ये राहिल। मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। हाँ भाई, औलाद का दुख कोई साहिब औलाद ही महसूस कर सकता है मलिक साहब। वो चौंक गया, फिर पूछने लगा कि पप्पू वाले मामले में कोई मजीद पेशरफ्त हुई? मैंने फरीद गौरी को रियाज से होने वाली गुफ्तगू का खुलासा सुना दिया। पूरी बात सुनने के बाद वो जोशीले लहजे में बोला, ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है मलिक साहब। हाँ, तुम ठीक कहते हो, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा, मगर सही सूरत हाल उस वक्त सामने आएगी जब बशीर भट्टी से एक भरपूर मुलाकात कर लेंगे। तो फिर देर किस बात की है मलिक साहब? वो हाथ पर हाथ मारते हुए बोला। कंगनी वाला कौन सा दूर है, अभी चलते हैं वहाँ और देख लेते हैं बशीर भट्टी को भी। फिलहाल तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मैंने एक ख्याल के तहत पूछा। जो आपका प्रोग्राम वही मेरा प्रोग्राम मलिक साहब, मैं राहिल के हवाले से पूछ रहा था। मैंने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा। तुम आज ड्यूटी करोगे या वापस घर जाने का इरादा है? वो बोला, मैं ड्यूटी पर आ गया हूँ तो ड्यूटी करूँगा जनाब। हाँ, अलबत्ता रात को ज़रा जल्दी घर जाऊँगा। बस तो फिर ठीक है, मैंने कहा। हम अभी थोड़ी देर में कंगनी वाला के लिए चलते हैं। एक फौरी ख्याल के तहत मैंने सवाल किया, फरीद, तुमने दोपहर का खाना तो खा लिया है ना? जी मलिक साहब, मैं घर से खाना खा कर आया हूँ। मैं भी 2-4 लुक़मे ले लूँ, मैंने कहा। फिर रवाना होते हैं। इसके बाद मैंने जल्दी जल्दी दोपहर के खाने को निपटाया और एएसआई के साथ थाने से निकल आया। जीटी रोड से हम एक टांगे में बैठे और दोपहर के वक्त इफ्तिखार भट्टी की रिहाइशगाह पर पहुंच गए। इफ्तिखार भट्टी ने बड़े तपाक से हमारा इस्तकबाल किया, हमें घर के अंदर ले गया और वसी और इस बैठक में बिठा दिया। मज़कूरा बैठक कीमती अशिया से आरास्ता थी, जिससे इफ्तिखार भट्टी की दौलत और हुस्न ज़ौक़ का पता चलता था। हम इस वक्त अपनी रो में राहदारी में थे।